नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अब आपने देख ही लिया है कि कैसे 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, किस तरह की डायलॉग बाजी वहां पर की जा रही है, ये सब आपके सामने है। पाकिस्तान की आवाम के लिए ये कहा जा रहा है कि चैन की रोटी खाओ और खाने दो, वरना मोदी की गोली तो है ही। अब तक हमारी तारीफ ये हो रही थी कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उसको टारगेट करके वहीं पर सिर्फ आतंकी ठिकानों को और आतंकियों को हमने निशाना बनाया। हमने सिविलियंस को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और यही बात बार-बार कहती हुई सेना भी नजर आ रही थी और सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा था। अब आप ये देखिए कि सीधे आवाम को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा है जहां वो ये कह रहे हैं कि चैन की रोटी खाओ और खाने दो, वरना मोदी की गोली तो है ही। तो क्या जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें मोदी की गोली चली थी या फिर सेना की गोली चली थी, ये बताने की जरूरत है। अब ये सेना से पूरा शिफ्ट जो है वो नरेंद्र मोदी पर हो गया है और अब सिर्फ मोदी मोदी किया जा रहा है। कल आपने देखा ही कि जब गुजरात में जब रोड शो कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तब कर्नल सोफिया का जो परिवार है वो भी वहां पर मौजूद था और उनसे अपने ऊपर फूल की वर्षा कराई गई। और अब खबर ये आ रही है, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है कर्नल सूफिया कुरैशी की मां और उनकी बहन ने। उन्होंने बताया कि जो कलेक्टर ऑफिस है उसके बाकायदा तौर पर उनसे उनको फोन आया था और फोन करके ये कहा गया कि उनको इस रैली, इस रोड शो में शामिल होना है। तो सोचिए कैसे अब सैनिकों के परिवारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों उनको वहां पर बुलाया गया था और क्यों उनसे अपने ऊपर पुष्प वर्षा कराई गई थी, अब ये सवाल उठाया जा रहा है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही संगीन सवाल उन्होंने उठाए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आपदा में अवसर अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए बन गया है और लंबी लंबी डायलॉग बाजी की जा रही है, जैसे परेश रावल और प्रेम चोपड़ा की तरह। सुनिए आप क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाए। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने है। आपदा में अवसर इसीलिए कहता। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी और ये सवाल आने वाली कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो
कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब जा जाकर, ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। तो सवाल पूछ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री हैं देश के, जो परेश रावल और प्रेम चोपड़ा की तरह डायलॉग बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि उनकी रगों में गर्म खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो कह रहे हैं कभी कि चैन की रोटी खाओ खाने दो वरना मोदी की गोली तो है ही, और इसके अलावा भी तमाम तरह के डायलॉग जो लगातार वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज तो वो 1947 से लेकर 1960 तक का जिक्र कर रहे हैं, सरदार पटेल की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मान ली गई होती तो पीओके जो है हमारे पास होता। अब मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए कि आपके पास तो सुनहरा चांस था, अभी की बात करें, इससे पहले की बात तो छोड़ दें, अभी की भी अगर बात करें तो क्यों आपने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर दी? क्यों आपने ट्रंप के कहने पर, जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, आपने सीज फायर कर दी? आपके पास तो सुनहरा मौका था, लोग इंतजार कर रहे थे कि मोदी की तो 56 इंच की छाती है, वो तो करके दिखाएंगे, वो तो पीओके पर कब्जा करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने जब हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो सीज फायर का ऐलान आपने कर दिया, इसलिए आपका नाम भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और 47 और 60 की बात जो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन उस सबके बीच नरेंद्र मोदी ने अपने ही पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मारी और अपनी पोल कैसे खोली है, वो भी आप देख लीजिए। जब वो आज गुजरात में हैं तो गुजरात में उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमें स्वदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसा करके वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें सिर्फ सेना का ही नहीं बल्कि आम लोग कैसे भागीदारी अपनी कर सकते हैं, वो ही बताते हुए नजर आए। अब इस पर पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, बाइट में आपको सुनाऊंगी क्या उन्होंने कहा है। मेक इन इंडिया के जुमले की पोल आज साहब ने खुद ही खोल दी, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हेयरपिन से लेकर गणेश जी तक सब विदेशी बिक रहा है भारत के बाजार में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि खुद कोई नीतिगत निर्णय लेने की बजाय जनता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खुद व्यापार के डर से ट्रंप के सामने झुकते हैं, लेकिन जनता को स्वदेशी का ज्ञान देते हैं। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो लाल आंख दिखाने वाली बात जिनकी की जाती है कि भाई इनकी 56 इंच की छाती है, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आज जब उन्होंने ये बात कही, क्योंकि ये बात वो चाइना के लिए ही कर रहे थे, उसका नाम तक भी अपनी जबान पर नहीं लेकर आए। अब तक आप ये देखिए कि जितनी भी डायलॉग बाजी की गई है उस सब में चाइना और अमेरिका का नाम पूरी तरीके से नदारद है। सुनिए आप नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। तो आपने सुन लिया यहाँ पर अपनी नाकामी को किस तरह से जनता के ऊपर जिम्मेदारी थोप कर, और ये भी कह रहे हैं कि आपको कितना भी मुनाफा हो आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, दूसरी तरफ अपनी नाकामी जो है, जिस वो 11 साढ़े 11 साल से आंख मूंद कर बैठे हुए थे, उसे जनता के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को जो है वो डाल रहे हैं। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ भाजपा के एक प्रचार मंत्री की तरह प्रचार करते रहेंगे। आप उनको वोट देते रहिए, उनको इलेक्शन जिताते रहिए, दैट्स इट।
यहीं पर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये खुद देखिए, ये ट्वीट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, जहां पर वो ये बता रहे हैं, और बहुत इसमें देखिए उसके साथ ये बता रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, कि चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। ये निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। ये यूपी गवर्नमेंट का ट्वीट है। आप देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, क्या विदेशी सामानों का बहिष्कार करिए, कि पिन से लेकर और गणेश जी तक और होली के रंगों तक वहां से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अपनी बड़ाई करते हुए यूपी गवर्नमेंट ये ट्वीट कर रही है और बता रही है कि चीन की जो 7 फुटवेयर कंपनियां हैं वो यूपी में निवेश करेंगी और उससे कितना बड़ा कारोबार जो है वो मिलेगा। तो कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, ये कैसे सिर्फ डायलॉग है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, ये इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले और अब के बयान उनकी कथनी और करनी की पोल पूरी तरीके से खोलते हैं। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देख लिया, कैसे सीज फायर हुई, कैसे हमें आंखें दिखाई गई, अमेरिका की तरफ से धमकाया गया और हम चुप बैठे रहे। और अब आप ये देखिए कि नसीहतें देते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर 1947 और 60 की बात कर रहे हैं और सरदार पटेल को तस्वीर में लेकर आ रहे हैं। अभी की कोई बात नहीं करनी है, अभी की किसी नाकामी की बात नहीं करनी है, कोई जवाबदेही तय नहीं करनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का ढिंडोरा पीटना है, आने वाले इलेक्शन में उनको वोट करना है, यही उनकी राजनीति है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों मेहमानों को। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और अर्थव्यवस्था और फॉरेन पॉलिसी में के मामलों में एक्सपर्ट मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले, तथ्यों पर आधारित मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। ओमकारेश्वर जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी, पहला कमेंट आपका जो मैंने यहाँ पर भूमिका रखी उस पर। देखिए, जब लहू में सिंदूर बहने लगेगा तो कुछ इसी तरह के बयान निकलने लगेंगे जैसे हमने अभी सुने हैं। जो आप सुना रहे थे, मुझे लग रहा था कि क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्या कहना चाह रहे थे। गणेश जी भी, चाहे होली के रंग भी, वो कहना क्या चाह रहे थे। उनको ये बताना चाहिए था कि होली वाला पैकेट भारत में हमने पैदा कराया है, उसको लीजिए। बता तो पा नहीं रहे हैं कि हमने कौन सा होली का रंग बनाया है पैकेट, या कौन से गणेश जी हमने बनाए हैं जिनको करना चाहिए। आप स्वयं बता रहे हैं कि ये चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं और ये बड़े पॉपुलर हो गए हैं भारत में, ये भारत के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। तो प्रधान को ये भी बताना चाहिए कि 11 सालों में आपने क्या किया है इसके लिए। आज 11वें साल में ये जो दिवाली की लड़ियां, होली के रंग और गणेश जी की मूर्तियां, ये सब अभी अभी थोड़ी सी भारत में आए हैं और इनको आने कौन देता है। अरे एक चिट्ठी जारी कीजिए हुजूर, एक ऑर्डर जारी कीजिए कि कल से कोई चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप लोगों को कह रहे हो कि मत खरीदो और व्यापारियों को लाइसेंस दे रहे हो कि खरीदो। ये तो अजीब सी बात है। आम आदमी इस बात को समझता है ना कि आ कहां से रहा है, ये पोर्ट से आ रहा है कि एयरपोर्ट से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कि कोई ना कोई तो रास्ता है ना। विदेशी सामान को आयात करने का लाइसेंस कौन देता है? भारत सरकार देती है। क्या भारत सरकार ने चीन से सभी प्रकार के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? नहीं किया है। चलिए, तो भारत चीन से आने वाले उत्पादों की तुलना में भारत में वैसे उत्पाद और सस्ते बनाने आपने 11 साल में शुरू कर दिए हैं? नहीं किए हैं। तो फिर आप लहू मतलब आप सिंदूर पी लीजिएगा तो फिर यही सब आप बोलिएगा, फिर आप कहिएगा कि ये सिर्फ सैन्य बल का काम नहीं है, देश का काम है। देशी जो अपना स्वदेशी आंदोलन था, वह आंदोलन तो आपके आने के बाद से खत्म हो गया। उसके बाद से तो स्वदेशी आंदोलन की कहीं कोई जिक्र भी, कहीं कोई चर्चा भी नहीं सुनाई देती है। जो मेक इन इंडिया आपने प्लान बनाया था, उस मेक इन इंडिया प्लान ने इतना गहरा आघात पहुंचाया है भारतीय अर्थव्यवस्था को कि दुनिया के 76 देशों से हमारे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, उसमें से अधिकांश कैंसिल हो गए। बहुत सारे लोगों ने उसको रिन्यू नहीं किया क्योंकि आपने उसमें ऐसे ऐसे क्लॉजेस डाल दिए।
अमेरिका भी जो आपसे नाराज है उसकी भी एक वजह ये भी है कि आपने जो अनावश्यक टैक्स वैक्स कुछ लगाया था, अब तो वो जैसा ट्रम्प कह रहा है कि आप 0% करने जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि 0% करेंगे या करना चाहिए या हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो वो फिर तो भारतीय उद्योगों को कर भारतीय कृषि व्यवस्था को खत्म कर देगा। तो आप कह क्या रहे हैं और क्या कर क्या रहे हैं, ये तो आपको स्वयं देखना पड़ेगा ना। ये तो सरकार स्वयं देखे कि आप कहते हैं कि भाई चीनी वस्तुओं का किया जाए, बहिष्कार ही क्यों, उसको पूरी तरह रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ व्यापार करेंगे, हमारा सबसे बड़ा जो वो है ट्रेड डेफिसिट है और सबसे बड़ा ट्रेड भी है वो तो चाइना है। 118 बिलियन का ट्रेड है, 118 बिलियन में 100 बिलियन का घाटा है, क्योंकि हम सब के सब इंपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कुछ खास करते नहीं है। तो उन चीजों को ये चीजें आम आदमी को मालूम नहीं, गूगल सर्च कर लेंगे तो उनको सब मालूम हो जाएगा कि हाँ कितना मंगाते हैं, कैसे मंगाते हैं, क्यों मंगाते हैं। ये मुझे लगता है, देखिए अब बात गंभीरता पर आनी चाहिए। इस चीज के जी लिए वास्तव में भारत के अपने उत्पादों को सस्ते दामों पर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? आपका एमएसएमई सेक्टर जो है क्यों फ्लोरिश नहीं कर पा रहा है? क्यों ज्यादा एमएसएमई जो हैं वो बंद हो गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। उनको उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? ये बड़ी समस्याएं हैं। बातें तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बनाइए और बताइए कि पिछले 11 सालों में कौन से प्रोडक्ट भारत ने आपके प्रयासों से बनाने शुरू कर दिए हैं जो पूरी तरह इंडिजिनस हो। आप एप्पल भी असेंबल करते हैं, बनाते नहीं है। जिस एप्पल का बहुत नाम लिया, जिसको लेके ट्रंप जो है बार बार कह रहा है कि भारत में मत बनाओ, हमारे यहाँ बनाओ, भारत में बनाओगे तो 25% टैक्स लगाएंगे, वो भी सिर्फ असेंबल हो रहा है, आप नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपने कोई प्रयास ही नहीं किया इस दिशा में। अगर आप प्रयास करेंगे, आप इस पे कोई नीतिगत निर्णय लेके काम करेंगे, तभी तो होगा ना। लेकिन इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश आपके साथ था, है और रहेगा। लड़ाई तो आपने बीच में रोक दी, अचानक सीज फायर कर दिया, और सीज फायर का रोकने का कारण आप बता रहे हैं कि उनका एक फोन आया था और उस फोन पे हम मान गए साहब। अरे मान क्यों गए? या अमेरिका ने कुछ कहा, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले 1.5 घंटे पहले अमेरिका ने कहा, आप सीधे सीधे खारिज कर देते कि अमेरिका ने करेंगे और हम मानेंगे तो अपनी शर्तों पे मानेंगे, अपनी शर्तें लिखित रूप में लेंगे। अभी अभी आपने कहा कि नेहरू जी के समय में और फलां के समय में पीओके ले लिया गया होता। अरे साहब, आप अभी के साल ले लिया, इसीलिए तो इस बार विभाग को पूरी तरह से बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट ऑफ क्वेश्चन के एक भी आपको पूरी छूट दी थी कि साहब आप ले लीजिए। तो आप क्यों रुक गए? नेहरू जी रुक गए थे, उसका कारण था उस समय देश आजाद हुआ था, उस समय देश की सेनाएं उतनी मौजूद नहीं थी, आधी सेनाएं हमारी उधर जा चुकी थी, उस समय तमाम तरह के प्रेशर थे, उस समय के हालात कुछ और थे। आज जो आप चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तुलना आप जापान से कर रहे हैं। जापान की आबादी है 12 करोड़ समथिंग, हमारी आबादी है 140 करोड़। हम अपनी आबादी के हिसाब से बढ़ रहे हैं और वो 12 करोड़ होके भी 4 ट्रिलियन से ऊपर जा रहा है। फिर हम तुलना कर रहे हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम है $2,481 $81 प्रति व्यक्ति, यानी $2,500 प्रति व्यक्ति से भी हमारा पर कैपिटा इनकम कम है। उसका ₹33,000 $33,000 जो है पर कैपिटा इनकम है उसका। तो हम कहाँ तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? मनमोहन सिंह सरकार के समय से लेके आपके सरकार में अराउंड 1 ट्रिलियन, टू बी प्रिसाइज 86 बिलियन 86 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी आपके दरमियान कम हो गया। ये आंकड़े हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था कौन सी में बन रही थी, चल रही थी, अगर उस समय के उस स्पीड से चलती तो हमें 2024 में ही ये जो 4 ट्रिलियन अभी होने की बात हो रही है ना 2025 में आके, ये उसी समय से उसको क्रॉस करके 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचना चाहिए था।
ये वही स्पीड थी जिसकी वजह से आपने देश को कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आप बनाना नहीं चाहते। वो मनमोहन जो स्पीड बना के गए थे उस स्पीड से चलता। आपने जो स्पीड इसमें बीच बीच में ब्रेकर लगाए, उस ब्रेकर की वजह से 86 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी कम हो गया। अब आप कह रहे हैं कि चीन से तुलना कर लीजिए, प्रोडक्ट्स बना लीजिए, तो मैं तो दो ही कहूंगा। एक तो सारे प्रोडक्ट्स चीन से आयात करना बंद कर दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, जितने प्रोडक्ट्स वो सस्ते दामों पे बनाता है उतने ही आप सस्ते दामों पे भारत में बनवाना शुरू कर दीजिए। हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। वो 8,000 का प्लेन नहीं खरीदेगा विदेशी। हम विदेशी कारें भी नहीं खरीदेंगे। हम एक चीज नहीं खरीदना चाहते हैं, समूचा भारत नहीं खरीदना चाहता है। पर आप देंगे तो, सरकार तो आप हैं, 11 साल से आप हैं, फिर नेहरू को कोसते रहेंगे, नेहरू अभी बना के देंगे क्या? तो उस समय के और आज के हालात में बहुत फर्क है। बातें सिर्फ करने से नहीं होगा, काम करना होगा, और काम इकोनॉमी को लेके करना होगा। इकोनॉमी को लेके हम सिर्फ चौथे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे आने से हम खुश नहीं होते हैं। देख के चौथे स्थान पे आ गए। हमारा पर कैपिटा इनकम 140 क्यों है? 140वें नंबर पे दुनिया में। अरे भाई, कम से कम 15-20 में तो ले आइए, टॉप 20 में तो ले आइए हमारा पर कैपिटा इनकम। तब तो हमें खुश होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 140 करोड़, 45 करोड़ का देश है, तो जाहिर है ये चौथी और पांचवी और तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इसमें आपका क्या योगदान है? आपका जो योगदान होना चाहिए था नीतिगत फैसले लेकर भारत की इकोनॉमी को दुरुस्त करने का, उन फैसलों से ये हुआ कि पिछले 10 सालों 26 भी पब्लिक सेक्टर बैंक, 26 पीएसबी बंद होके अब मात्र देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं। उसी तरह आरआरबी, आपने बहुत सारे जो क्षेत्रीय बैंक और राष्ट्रीय बैंक मिला के कुल 42 बैंक आपने बंद कर डाले हैं, और आप विकास कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा ना। फिर हमें लगेगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक रोटी खाओ तो एक ही रोटी पूरा देश खाएगा। आपने कहा था थाली बजाओ तो हमने थाली बजाई, आपने कहा ताली बजाओ तो ताली बजाई, आपने कहा लाइट जलाओ तो लाइट भी जलाई। अब आप कहेंगे कि विदेशी बहिष्कार करो, तो सबसे पहले ये प्लेन लौटा दीजिए वापस, इसको बेचिए 8,000 करोड़ के। 16,000 करोड़ तो एक एक मंत्रालय का पूरे साल का बजट है, और आप अकेले उसको 2 प्लेन खरीद लेंगे उसी में। फिर आपके घर में आपका पेन, आपका चश्मा, आपके जो कितनी सारी चीजें आपके मंत्रालय से लेके सब जगह लगी हुई हैं, उसमें कितनी विदेशी हैं उसको भी चीजें देख लीजिए। फिर अब देश की जनता से आप अपेक्षा करेंगे ना कि हाँ वो ऐसा करे, नहीं तो और जिस जिस जगह से बैठकर वो दुनिया की सैर करते हैं, सब जगहों पर जाते हैं, वो पूछा जाए कि वो क्या है, तो सबसे पहले तो आप खुद शुरुआत करें। आप जो कह रहे हैं, तो आप अगर आप अपने आप को देश का लीडर आप बताते हैं और आप लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान की शुरुआत तो आप खुद अपने आप से करिए ना, और उसके बाद जो आपकी सरकार है उससे करिए, और फिर उस लोगों से कहिए कि देखिए हमने शुरुआत की है, एक हमने नजीर बनाई है, अब आप इसकी शुरुआत करिए। लेकिन काम तो सिर्फ डायलॉग बाजी करना है, और वो सिर्फ डायलॉग बाजी लगातार हो रही है। और अब ये सारा सेंटर जो फोकस है अब सिर्फ मोदी पर है, वही बिल्कुल जैसा सोचा गया था उससे बिल्कुल इतर जो है मोदी जी ने नहीं किया है। वो उम्मीदों पर एकदम खरा उतरे हैं। और एक खबर अभी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर योगी सरकार की ये नई पहल है कि शादी में दुल्हनों को गिफ्ट में मिलेगी सिंदूरदानी। अब आप ये सोचिए सिद्धार्थ जी, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मतलब ओछी राजनीति, तो मैं बहुत ही शालीन पूर्वक में इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसको तो क्या क्या ना कहा जाए वो कम है। अब वो कह ही रहे थे पवन खेड़ा की परेश रावल और प्रेम चोपड़ा जैसे डायलॉग बाजी जो है वो की जा रही है, और कैसे आपदा में अवसर जो है वो ढूंढा जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर चुनाव है। और मोदी जी को साफ ये लग रहा है कि जो वो ये हासिल करना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर से, वो उनको हासिल नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के जहन में अभी भी सवालों का अंबार है जिसके जवाब उनको नहीं मिले हैं। और लोग सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी सीज फायर क्यों किया? जी 600 साल पहले भारत में हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा सा एक दोहा बनाया था। कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
मतलब सबसे आसान होता है दूसरे किसी को प्रवचन देना। कुछ भी प्रवचन दे दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस प्रवचन को खुद अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। सीधी सी बात है, हर आदमी जानता है कि अगर मेरे बच्चों को फास्ट फूड खाने से रोकना है तो सबसे पहले माँ बाप के नाते मुझे खुद स्विगी से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करना बंद करना पड़ेगा। अगर मैं खुद अपने घर में स्विगी से पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं बच्चों को कैसे कहूंगा कि तुम फास्ट फूड मत खाओ। फरवरी 13 तारीख को जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में मिले थे तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों के बीच में निकला था। उसमें भारत ने यह मान लिया कि अमेरिका से बत्तख के मांस से लेके मवेशी के चारे तक सभी चीजें भारत अमेरिका से आयात करेगा। तो किसने वो आयात पर दस्तखत किए थे? डीबी लाइव के दर्शकों ने थोड़े किए थे, चैनल ने थोड़े किया था, हम लोगों ने थोड़े किया था, प्रधान जी ने किया था। तो आप अगर बाहर के देश से आयात करने के लिए संधि कर लेते हैं तो फिर आपके देश के लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि आयातित चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने कहा प्रधान जी ने कि विदेशी वस्तु क्या क्या घर में है थोड़ी सी फहरिस्त बनाइए। तो मैं फहरिस्त बनाने लगा, सीधा सीधा मुझे दो ही चीज ध्यान में आ गई, बहुत जल्दी आ गई कि कहीं पर भी हम आते जाते हैं तो घर में कुछ नहीं तो टू व्हीलर तो रखते हैं, तो टू व्हीलर है तो पेट्रोल यूज करते हैं। मान लीजिए टू व्हीलर नहीं भी है तो बस में या ट्रेन में भी कहीं जाते हैं तो वो भी तो पेट्रोल या डीजल उपयोग करता है। तो मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों से भारत के हर परिवार को सालाना 50,000 रुपए का पेट्रोल आता है। तो क्या कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री जी कि इस्लामिक देशों से वे पेट्रोल लाना बंद करवा रहे हैं क्या, कि अब हम लोग तो बैलगाड़ी में चलने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है, अगर वो कह रहे हैं तो बंद करवा दें। दूसरी बात उन्होंने कहा घर में कितनी सारी चीजें हैं इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। तो पाकिस्तान का जिगरी दोस्त चीन से फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान हर घर में करीब करीब 25,000 रुपए का हर घर में आपका औसत रूप में मिल जाएगा। अब कोई, मैं तो चीन नहीं गया था फोन खरीदने के लिए, आप तो अपने घर से उठ के शंघाई हवाई जहाज से नहीं गई थी घर के लिए लैपटॉप लाने के लिए, वो तो घर के पड़ोस में कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिल गया था, उसने भी तो कोई चोरी करके स्मगलिंग करके नहीं लाया था, वो भारत में कैसे आ गया? वो तो भारत के प्रधान जी बताएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये सब चीजें वो रोकने वाले हैं। अब हम लोगों को क्या कहते हैं, ताम्र पत्र पर अब हिसाब किताब करना पड़ेगा, कागज कॉपी भी छोड़ देना है और स्लेट पेंसिल लेके हमको काम करना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे ओंकारेश्वर जी ने कहा कभी थाली बजवाई तो हमने बजा दी, कभी ताली बजवाई तो हमने बजा दी। आपने लॉकडाउन किया तो हम घर के अंदर बैठ गए, आपने नोटबंदी की तो हम लोग लाइन में लग गए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि वो जो भाषण देने के लिए पहुंचे थे 12.5 करोड़ रुपए की जर्मन मर्सिडीज कार में, वो कल से एम्बेसडर कार में घूमने वाले हैं क्या? मारुति में घूमेंगे? हमें नहीं पता। क्या वो उस कार्यक्रम में दिल्ली से पहुंचे थे 8.5 हजार करोड़ रुपए के बोइंग हवाई जहाज में जो अमेरिका में बना था, वो छोड़ के वो क्या आने वाले हैं? बैलगाड़ी पे आने वाले हैं क्या? पूरे भारत की यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी पैदल किए थे तो भारत के प्रधान जी बैलगाड़ी पर यात्रा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये सब वो जब कह रहे हैं और मेरे और आपके जैसे सामान्य लोग समझ रहे हैं कि ये सारी बातें बेतुकी हैं, बेसिर पैर की हैं, इसके बावजूद अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब मैं ये नहीं समझता कि वो इस चीज को समझते नहीं है। इसका एक गंभीर और गूढ़ अर्थ हमको समझना पड़ेगा। दो चीजें इसमें मैं आपको क्या कहते हैं परिप्रेक्ष्य के लिए बताता हूं। ट्रंप साहब जब से आए बिल्कुल स्पष्ट है कि वो व्यापार के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो ट्रेड वार, टैरिफ वार वो सब कर रहे हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि ट्रंप साहब व्यापार को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। दूसरा, हमें यह भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर किया, वो सीज फायर की सबसे पहले घोषणा ट्रंप साहब ने की और ट्रंप साहब ने घोषणा करने के बाद यह भी कहा कि मैंने दोनों देशों से बात कर ली है, व्यापार के कारण यह सीज फायर हुआ है। तो मतलब ट्रंप साहब और व्यापार ये दोनों सामान्य बातें हैं। पहली सामान्यता इसमें यह आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री जी 13 फरवरी को उनके साथ जाके संधि समझौता कर लिए। दूसरा आ गया कि उन्होंने सीज फायर करवाने के बाद बोल दिया कि ये व्यापार को लेके है। और तीसरी और आश्चर्यजनक बात हुई थी कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद जब 2-3 दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी टीवी पर आके देश के नाम संदेश दिया तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भारत किसी तरह के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। ये उनके शब्द हैं, उनका ये शब्द था। और आज उनका ये कहना कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करो, कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ने कहीं भारत को विदेश से आने वाले, सिर्फ अमेरिका से आने वाली चीजें नहीं, भारत के ऊपर किसी तरह का ट्रेड एम्बार्गो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है,
जिसको सामान की बंदिशें कही जाती है, अमेरिका इस चीज में माहिर है। वो कई देशों के ऊपर कई तरह की बंदिशें लगाता है। वो कभी ईरान पे लगा देता है, कभी क्यूबा पे लगा देता है, कभी वेनेजुएला पे लगा देता है। वो पूरी तरह से किसी देश के अंदर बाहर से सभी सामान जाने से रोकने की क्षमता अमेरिका के पास है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने दो बात कही है कि एक तो भारत ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं, इसका मतलब कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तभी तो आप बोल रहे हैं कि ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। दूसरा, आज आप कह रहे हैं कि सब घरेलू वस्तु का इस्तेमाल करो, मतलब आप सब बाहर से आने वाली वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करो। और तीसरी बात यह कि ट्रंप साहब व्यापार के मामले में पूरे दुनिया में उन्होंने व्यापार युद्ध छेड़ रखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप साहब का एक जबरदस्त प्रेशर है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो अगर उनकी बात किसी तरह की विशेष बात है, कोई एक विशेष संधि होगी, कोई एक विशेष मांग होगी, जो अगर नहीं मानेंगे तो वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान के ऊपर अमेरिका जिस तरह से ट्रेड एम्बार्गो लगा रहा है, कहीं भारत को उस तरह की धमकी तो नहीं दे रहा है जिसके चलते प्रधानमंत्री जी को इस तरह की बातें करने की, बेसिर पैर की बातें करने की मजबूरी आ गई हो। क्योंकि ये सब हम समझ रहे हैं। और सबसे मुख्य बात जो आपने कही वो तो है ही कि देश पिछले पहलगाम के बाद देश के मन में दो ही तीन सवाल हैं। एक सवाल यह है कि राष्ट्रवादी सरकार के रहते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट पर जीत के आई हुई सरकार में पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना क्यों हो गई, पहला सवाल है। वो आतंकवादी अभी तक उनको पकड़ा, धर दबोचा क्यों नहीं गया, दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि जिस समय भारतीय सेना ने यह दिखा दिया था कि अखंड भारत और पीओके दोनों उसकी मुट्ठी में आ गया था, तो भारत सरकार किस बाहरी प्रेशर के अंदर आके, दबाव के अंतर्गत आके हाथ में आई हुई, मुट्ठी में आई हुई चीज को उन्होंने छोड़ दिया। तो इन सब चीजों का जवाब क्योंकि भारत सरकार नहीं दे पा रही है और जनता के मन में सवाल है, तो यह भी संभव है कि जनता को खुद ही एक गिल्टी कॉन्शियस में डाल देना। तुम अगर मुझसे सवाल करो तो मैं ही वापस तुम्हारे सर पर एक भारी सवाल ठोक देता हूं कि भैया सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मुझे ये बताइए कि सब कुछ जिम्मेदारी अगर नागरिकों की ही है, हम ही अपने आप अपने लोगों को संभाल सकते हैं, तो फिर मुझे बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी की जरूरत क्या है, भाजपा की सरकार की जरूरत क्या है। जब सब कुछ हम ही को करना है तो वो करेंगे क्या, मुझे ये बताइए। जब सब कुछ, ये तो ऐसा हो गया कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए और टीचर बोले कि देखिए हम तो नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चे को घर में अच्छे से पढ़वाइए। तो अगर हम घर ही में पढ़वा सकते तो स्कूल काहे भेजते। तो ये एक जो बहुत सारी विडंबनाएं इस चीज में आई है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि किसी तरह के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर के समय से लेके अभी तक भारत सरकार के ऊपर, भारत के प्रधान जी के ऊपर किसी तरह का एक बहुत ही जबरदस्त दबाव है। वो विदेशी दबाव है ऐसा लगता है, लेकिन वो दबाव कहां से है, वो दबाव क्या है ये पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई बहुत भयंकर दबाव के अंतर्गत ये काम हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की क्या कहते हैं विसंगतिपूर्ण उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये विसंगतियां यही बताती है कि कोई व्यक्ति बहुत भयंकर दबाव में। बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत भयंकर दबाव में है ओमकारेश्वर जी। क्या नरेंद्र मोदी और इसी भयंकर दबाव में ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं, कर रहे हैं? क्योंकि आप ये देखें कि चीन का नाम नहीं लेते हैं, वो अमेरिका का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए कि जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशन जगह जगह पर भेजा जाता है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है कि सरकार के किस नुमाइंदे से वो मिले हैं, किसको समझा कर आए हैं, क्या समझा कर आए, इससे क्या हासिल हुआ है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और दूसरा, जब अभी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो अमेरिका से होकर आया है, तो फिर विदेश सचिव को अमेरिका भेजने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? क्यों अमेरिका के इतने दबाव में है? आखिर क्या क्लैरिटी देने के लिए वहां पर भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा जा रहा है? जब एक तरफ ट्रंप लगातार हमें धमका रहे हैं, हर सुबह उठकर उनका एक काम होता है भारत को बेइज्जत करना और भारत के बारे में अनाप शनाप बातें कहना, उसके बाद भी आप डेलीगेशन भी अमेरिका भेजा, आपने चाइना नहीं भेजा, और आप दूसरा आपने अब विदेश सचिव को भी भेजा है। आखिर क्यों, क्या दबाव है? मुझे लगता है कि कुछ न कुछ दबाव तो जरूर है, लेकिन ये वक्त है प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि 145 करोड़ लोगों का साथ उनके साथ है, उसका समर्थन तो थोड़ी साहस दिखाइए और इंदिरा गांधी से लेना चाहिए। उन्होंने को सचमुच में आंख दिखाया था और निक्सन उनके टेबल पे आके बैठ के सामने धमका के गए और उन्होंने उसके
निक्सन को सामने धमकाया था कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो होंगे कि वो कुछ करे, और जनरल सैम को सामने बुला के बिठा रखा था। ये इतनी बड़ी धमकी, अपने मिलिट्री जनरल को सामने बिठाना, अमेरिकन एम्बेसडर के हम सामने, अमेरिकन एम्बेसडर नहीं, वो तो वहां के गृह वो थे, स्टेट सेक्रेटरी थे, उसके सामने बिठाना और उसके सामने कहना कि इफ यू कांट डू एनीथिंग आई विल आस्क जनरल सैम टू डू इट। आप समझ रहे हैं कि इसकी कितना बड़ा कलेजा चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 145 करोड़ लोगों की देश की अपनी क्षमता से, उनके समर्थन से एक बार खड़े होके कहें कि अमेरिका का कोई भी दबाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो आर्थिक दबाव हो, चाहे सैन्य दबाव हो, और समूचा भारत उन वो आज भी है। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, सबने देखा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका कौन सा ऐसा कमजोर नस दबा हुआ है जिसकी वजह से आप झुकते चले जा रहे हैं? आप ट्रेड टैरिफ का मसला हो, कोई और मसला हो, आप उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं, और बार बार अपने लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी? उस समय भी जब शपथ ग्रहण ट्रंप का हो रहा था, आपने विदेश मंत्री को भेजा, डॉक्टर जयशंकर को भेजा, वहां बैठ के आए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो वहां से इनविटेशन लाने के लिए गए थे और उसके लिए लॉबिंग कर रहे थे। अगर ये झूठ था तो आपको कहना चाहिए था। फिर उसके बाद आप भागे, और वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें हुई, क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि आप अमेरिका से उसी तरह का वो करना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए? उसकी बात सुन के आप कहते हैं हाँ हम वार्ता करेंगे करेंगे लेकिन 2 मुद्दों पे करेंगे। तो अरे अरे, बात तो आप मान ही रहे हैं ना कि हाँ वार्ता, आप तो 10 साल से कह रहे थे वार्ता नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, अब आप वार्ता के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या वार्ता के लिए भी अमेरिका के दबाव में तैयार हुए हैं? क्या वास्तव में ट्रेड टैरिफ जो हर रोज वहां से अमेरिका से बातें हो रही है और ट्रंप कह है, क्या वास्तव में इसका दबाव है और इसको आप मानने जा रहे हैं? आपको नहीं मानना चाहिए। समूचे देश का समर्थन आपके साथ है, आपको देश का विश्वास आपके साथ है, आपको साहस तो आप ही को दिखाना पड़ेगा ना, लीडर आप ही हैं, प्रधान जी आप ही हैं। तो लेकिन ये किस तरह के, कौन से दबाव में है? इसी तरह से जो बाकी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बिगड़े हैं, उसको से ही संभालना पड़ेगा। आप नहीं संभाले, विदेश मंत्रालय पर ये काम छोड़िए, वो इसी चीज के एक्सपर्ट हैं मंत्रालय के लोग, और वो जानते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। क्योंकि आप तो यहाँ देख चुके, सबके साथ फोटो खिंचवा के देख चुके, सेल्फी लेके देख चुके, उनमें से कौन खड़ा आपके साथ हुआ युद्ध के समय में? तो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई गलती तो रही है ना, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आज जो विश्व के देशों में भारत को अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ रहा है, और वहां जाके भी लोग ये क्या कह रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है उनका, इसका भी एनालिसिस होना चाहिए कि किसने किस देश में जाके क्या कहा। निशिकांत दुबे जाके वहां सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और यहाँ आते हैं तो आतंक को धर्म से ही जोड़ के बात करते हैं। भारत को अपने साथ एक साथ जोड़ के तो रखिए, अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को ये तो कहिए कि भारत में कम से कम ये भेदभाव नहीं होगा, इस तरह के बयान नहीं चलेंगे, ना हम देंगे ना देने देंगे। कभी आप चुप हो जाते हैं, कभी तो आप खुद ही बयान है, और फिर उसके बाद आप सौगातें मोदी भी भेज देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम तो सेवैयां भी खाते थे, पड़ोस के घर से आता था, और फिर आप कहते हैं कपड़ों से भी पहचाने जाते हैं। तो आप तो कंफ्यूज कर देते हैं, आप तो इस सो कॉल्ड सनातन ब्रिगेड को भी कंफ्यूज कर देते हैं कि आप चाहते क्या है। आप कहते हैं कि हम जातिवाद के विरुद्ध हैं, और फिर आप जनजाति जनगणना कराने का परमिशन भी दे देते हैं, ऑर्डर भी कर देते हैं। तो आप कंफ्यूज करें, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर स्टेटमेंट दें कि भारत का कोई भी बीजेपी का एमएलए करता इस तरह की बात नहीं करेगा, और हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, हम सब मिलकर रह रहे हैं, रहेंगे, और समूचा भारत जब एकजुट रहेगा तभी हम पाकिस्तान क्या, चाइना क्या, दुनिया से लड़ाई लड़ लेंगे। हम ताकत है हमारे देश के अंदर, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, और सवाल सिर्फ लड़ाई लड़ने का नहीं है, सब मिलजुल के देश को शांति और प्रगति के रास्ते पर ले चलें, उस रास्ते पर ले चलना चाहिए। आफ्टर ऑल आप भी जाते हैं विदेशों में, तो हर जगह गांधी जी की मूर्ति जो पुष्पार्पण और माल्यार्पण करते हैं आप, और भारत में आके आपके बंदे जो हैं वो गांधी जी को गाली देने लगते हैं, गांधी जी को उनकी उपेक्षा, अपमान करने लग जाते हैं।
तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी, इसी से सब कुछ खराब हुआ है। आपका नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उस नैरेटिव से आपको जल्द से जल्द बाहर आना है। आपका थर्ड टर्म गोल्डन टर्म बने, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाएं। अपनी सोच में, अपनी पार्टी की सोच में, अपनी सरकार की सोच में और नीतियों में। और जिस तरह आज आपको शशि थरूर की जरूरत पड़ी क्योंकि वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, ऐसी अंग्रेजी जिसमें आपको भी लपेटते हैं वहां पे जाके और आपको भी नहीं समझ में आता, आप ही को लपेट रहे हैं वहां। ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की जैसे जरूरत होती है, वैसे ही विद्वान लोग दूसरी पार्टियों में, दूसरी जगहों पे आपके आलोचकों में भी भरे पड़े हैं। उनका साथ लीजिए और सबका साथ सबका विकास के जो अपने नारे को फलीभूत कीजिए। नहीं तो हम ही ने लिखा था सब टेकला चलते मोदी, तो आप चलते तो अकेले हैं और कहते हैं सबके साथ था। ऐसा नहीं चलेगा। ये सोचने और समझने का समय है। बिल्कुल, लेकिन लग नहीं रहा है कि इससे किसी भी तरह की कोई सीख या कुछ भी वो ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ एक ही तरह की राजनीति करनी आती है। और भले ही वो बात विकास की करते हैं और बहुत सारी इस तरह की बातें जो उनके डायलॉग्स हैं वो सब करते हैं, लेकिन आना घूम फिर कर उनको उसी विभाजनकारी राजनीति पर ही है। वो चाहे वो जाट नॉन जाट में बांटे, यादव और नॉन यादव में वो बांटे, कुकी मैथी में बांटे, हिंदू मुसलमान में बांटे, और दूसरे इसी तरह के अलग अलग ग्रुप्स और सेक्ट्स में वो चाहे लोगों को बांटे, लेकिन करना उनको सिर्फ यही है, बांटना उनको सिर्फ यही है। लेकिन उनको भी ये समझ में आ रहा है ये सारी चीजें भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उनका जो राष्ट्रवाद है, वो जिस तरह से लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो करना चाहते हैं, वो सब भी नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल इनका एक कहते हैं कि वो ब्रिम पर बिल्कुल आ चुके हैं। तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कर दी, यानी कि सब कुछ वही करेंगे। लेकिन अब ये तमाम चीजें भी काम करती हुई नहीं नजर आ रही है सिद्धार्थ जी। यही वजह है कि क्या नरेंद्र मोदी को अपने आप को एक तरह से थोपना पड़ रहा है। वरना अगर उनको ऐसा लगता कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी वाहवाही सब जगहों पर हो रही है, वाह उन्होंने क्या कर दिया, लोग सिर्फ तारीफों के उनके पुल बांध रहे होते, तो उनको इस तरह की शर्मनाक सियासत ना करनी पड़ती उनको और उनकी सरकार को। देखिए, यहाँ पर दो चीज हुई है। पहलगाम होते ही हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ने ये किया ही पहलगाम की घटना इसीलिए है क्योंकि भारत में वो सांप्रदायिकता बढ़ाना चाह रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी के हाथ से सांप्रदायिकता जो वो बढ़ाती है वो खुद ही उसने अपने पानी में बहा दिया। सांप्रदायिकता को वो अब अपना प्लैंक बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि कल उनको कर्नल सोफिया कुरैशी को किसी भी तरह से, किसी माध्यम से ही सही, कम से कम मेरे कार्यक्रम में आ जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं तो उनका परिवार उनके कार्यक्रम में आ जाए, यहाँ तक उनको जाना पड़ गया। विदेशी जो प्रतिनिधि मंडल बनाया उसमें भाजपा जो अपने एक भी एमपी को टिकट मुसलमान को नहीं देती है, उसको 11-11 मुसलमानों को उस कमेटी में लेना पड़ गया। इसका मतलब सांप्रदायिकता का जो उनका नारा था उन्होंने खुद ही उसको तिलांजलि देने की मजबूरी आ गई है। दूसरी तरफ जैसे ही इन्होंने सीज फायर माना तो बीजेपी और उसका इकोसिस्टम का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव है उन्होंने खुद ही उसमें पलीता लगा लिया। जब पीओके और अखंड भारत इनके हाथ में था और इन्होंने जाने दे दिया, तो हुआ यह है कि इनकी सांप्रदायिकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों प्लैंक, जो दोनों स्लोगन है, एक को इन्होंने तिलांजलि दे दी, दूसरे में खुद ही आग लगा के पलीता लगा लिया। तो मेरे ख्याल से ये दोनों इनके हाथ में नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा एक गंभीर विषय पर। हम जानते हैं कि कोई भी देश चलता है उसमें एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है। तीनों अच्छे चलते हैं तभी एक देश अच्छे से चलता है। कार्यपालिका हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने में अपना काम बहुत ढंग से उम्दा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चाहे वो सेना हो चाहे विक्रम मिस्त्री हो, उनका प्रोफेशनलिज्म पूरे दुनिया ने देखा, भारत ने भी देखा। इसका मतलब कार्यपालिका अपना काम बहुत उम्दा ढंग से कर रही है। न्यायपालिका अपने स्तर पर अपना काम उम्दा ढंग से कर रही है, चाहे वो इलेक्टरल बॉन्ड का जजमेंट हो, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जजमेंट हो, चाहे राज्यपालों की सीमा निर्धारित करना हो। तो न्यायपालिका भी अपने ढंग से बेहतर अच्छे निर्णय दे रही है। अब रही बात विधायिका की, तो पहलगाम हुआ तो पूरी विधायिका ने अपनी चूक मान ली।
दूसरा सीज फायर हुआ तो पूरी विधायिका ने चुप्पी साध ली। तो एक में आप चूक मान लेते हैं, दूसरे में चुप्पी साध लेते हैं। बीच में पूरा का पूरा जिम्मा जब ये जटिल परिस्थिति आई तो आपने सेना को आउटसोर्स कर दिया। और 7 मई से 10 मई तक जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब एक भी विधायिका का आदमी टीवी पर नहीं दिखा, केवल और केवल सेना के ही लोग दिख रहे थे। कल सेना ने भी दिखा दिया फोटो निकाल के कि उस दिन रात में 7 तारीख को रात में हम ऑपरेशन चला रहे थे, उस वार रूम का फोटो दिखा दिया। उस वार रूम में केवल सैनिक लोग थे, न तो भारत के प्रधानमंत्री थे, न तो भारत के रक्षा मंत्री थे, न तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव सलाहकार थे। तो पूरा का पूरा जैसे ही आपको समस्या आई, विधायिका ने पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दिया। तो मतलब एक ही है, टीम तो ठीक ठाक खेल रही है, लेकिन कैप्टन ही किसी बहुत बड़े दबाव में आ गया है, इतना ही स्पष्ट होता है। बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर वो दिख रहा है, वो दबाव दिख रहा है। वो दबाव किसका है? वो अमेरिका का है, वो संघ का है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स का है, पार्टी पॉलिटिक्स का है, नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने का है, उनकी धूमिल होती इमेज का है, उनकी चमक धमक जो जा रही है, फीकी पड़ रही है, उसका है। 56 इंच की जो असलियत है वो लोगों को पता चल गई है, उनके डायलॉग बाजी की असलियत पता चल गई है, उसका है। दबाव तो बहुत है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी और सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।